Good morning and a warm welcome. Money gives us power, but education and knowledge give us power and respect both. So, with this note, now let's begin our today's session. The Great Reckoning. What does the term reckoning means? It means estimation, calculation, computation, right? So, the editor has made a great summation of the situation that is present in Iran, on the crisis in Iran, right? So, what great problem or difficulty Iran is facing in today's scenario is being discussed in this editorial. Iran needs more freedoms. Do read this word, freedoms. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का भी यहाँ पर इन्होंने प्लूरल बना दिया है, विच शोज दैट ईरान को बहुत फ्रंट पर आजादी की जरूरत है, इंडिपेंडेंस की जरूरत है. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल आप नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल आप नहीं बना सकते. फ्रीडम आजादी है विच यू कैन नॉट सी, विच यू कैन नॉट काउंट, बट बिकॉज ईरान इज facing problems or crisis on different fronts, so the editor has made the term freedom plural. And quick reforms, not another war. And ईरान को ज्यादा आजादी की जरूरत है, क्विक रिफॉर्म्स यानी इंप्रूवमेंट इन सर्टेन सिचुएशंस, सुधार की जरूरत है, और दूसरे वॉर की जरूरत नहीं है. What began as a localized strike by shopkeepers in Tehran's Grand Bazaar on December 28 over the collapsing rial and soaring inflation has snowballed into the gravest challenge the Islamic Republic has faced since its founding in 1979. अब ये कह रहे हैं दिसंबर 28 को जो तेहरान के ग्रांड बाजार में शॉपकीपर्स द्वारा एक लोकलाइज्ड यानी कि जोग्राफिकली एक एरिया तक जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड. यानी ईरान की कैपिटल है तेहरान, तेहरान के ग्रांड बाजार में शॉपकीपर्स द्वारा एक छोटी सी स्ट्राइक की गई थी जो कि लोकलाइज थी. क्यों की गई थी? बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कोलैप्सिंग ऑफ रियाल. रियाल इज द करेंसी ऑफ ईरान. तो कोलैप्सिंग ऑफ रियाल का मतलब क्या हुआ? कोलैप्सिंग ऑफ रियाल का मतलब हुआ कि जो रियाल की कीमत है वो लगातार लुढ़क रही है. देखिए 2024 में 1 USD इज इक्वल्स टू 42,000 रियाल थे. रियाल को हम IRR करके रिप्रेजेंट करते हैं. IR इज इरानियन और R इज रियाल. लेकिन ये बात कर रहे हैं मिड ऑफ 2024 की. बट एट प्रेजेंट अराउंड 2025 के एंड और 2026 की बिगिनिंग में 1 USD हो गया है 8,22,000 रियाल के बराबर, ईरानियन रियाल के बराबर. सो दिस शोज कि आपकी रियाल लगातार डिफ्लेट हो रही है, इसकी वैल्यू लगातार कम हो रही है, कोलैप्स हो रही है, लुढ़क रही है. सो इसके अगेंस्ट जो ये शॉपकीपर्स हैं ये स्ट्राइक कर रहे थे ग्रांड बाजार में. और दूसरा था सोरिंग इन्फ्लेशन. लगातार जो इन्फ्लेशन था वो बढ़ रहा था. कल के सेशन में हमने इन्फ्लेशन को बहुत डिटेल में किया था. अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना समझा देती हूँ कि इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है कि जब आप 2 टाइम पीरियड में 100 रुपीज में जितना सामान खरीद पाते हैं उनको कंपेयर करके ये पता कर पाना कि महंगाई की दर कितनी हो गई है. बेस ईयर अब हम 2024 को मानते हैं. CPI मतलब किन किन चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो 100 रुपए में अगर 2024 में एक इंसान बास्केट ए में इतना सामान लेकर आता था तो 2025 में वो इंसान वही सामान कितने रुपए में लेकर आ पाएगा. क्लियर हो गया? देखिए, और ये जो स्नो बॉल टर्म यूज किया है, इस स्नो बॉल टर्म का क्या मीनिंग है? ये एक स्नो की बॉल है. अभी ये सिर्फ नाउन ही कहलाएगी क्योंकि ये स्नो की बॉल है. बट वंस इट बिगिंस टू रोल डाउन तो ये क्या करती है? धीमे धीमे अपने आसपास की स्नो को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है एंड इट बिकम्स बिगर एंड बिगर इन साइज. while rolling down it is becoming bigger and bigger in size. तो ये एनालॉजी या मेटाफर यहाँ पर एडिटर ने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो स्नो बॉल की तरह दूसरी प्रॉब्लम्स को एक्यूमुलेट करके और बड़ी होती
जा रही हैं ईरान के लिए। क्लियर हो गया? तो जो ईरान के तेहरान के ग्रैंड बाजार में दिसंबर 28 को शॉपकीपर्स द्वारा एक छोटा सा एक लिमिटेड एरिया पे जो स्ट्राइक शुरू हुई थी रियाल के कोलैप्स होने की वजह से और बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की वजह से, उसने धीमे धीमे बहुत बड़ा रूप ले लिया है। अब नाउ इट इज पोजिंग ग्रेवेस्ट चैलेंजेस। ग्रेवेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा सीरियस, सबसे ज्यादा डैमेजिंग चैलेंज पोज करना शुरू कर दिया है इस्लामिक रिपब्लिक को। जब से इस्लामिक रिपब्लिक बना है, यानी 1979 में जब इस्लामिक रिपब्लिक बना था, तब से अब तक का ये सबसे बड़ा चैलेंज है। What do you mean by the term republic? It simply means when the government is elected by the people of that country. तो वो country republic कहलाता है through the process of adult franchise. Clear है? आगे बढ़े, देखिए the scale and persistence of protests laid bare deep-seated public resentment towards the state. स्केल, अगर हम माने ये हमारा ईरान है, ठीक है, तो स्केल मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेना, बहुत सारे लोगों का इसमें शामिल हो जाना, ये हो गया बिगर स्केल। स्केल का मतलब होता है कितने बड़े लेवल पर है और कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है। और ये हो गया लोकलाइज, मतलब किसी एक एरिया तक, ज्योग्राफिकल एरिया तक किसी चीज का लिमिटेड होना। तो चूंकि बहुत सारे लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बड़े एरिया में हो गया है और ये लगातार जारी है, परसिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट हैं, जो विरोध हैं जनता के ईरान की गवर्नमेंट के विरोध में, वो लगातार जारी हैं। उन्होंने एक्सपोज कर दिया। लेड बेयर का मतलब होता है खोल के रख देना, एक्सपोज कर देना, ठीक है। डीप सीटेड पब्लिक रिजेंटमेंट टुवर्ड्स द स्टेट, कि लोगों के मन में स्टेट यानी गवर्नमेंट को लेके जो रिजेंटमेंट है, प्रतिरोध की भावना, डिससेटिस्फेक्शन, डिस्प्लेजर है, वो बहुत गहरा है। डीप सीटेड मीन्स वेरी डीप, वेरी इंटेंस, ठीक है, वेरी डीप, वेरी इंटेंस। रिजेंटमेंट मीन्स डिसप्लेजर, डिससेटिस्फेक्शन, बिटरनेस, बहुत गहरा है। ईरान लॉन्ग बैटर्ड बाय स्ट्रिंजेंट वेस्टर्न सैंक्शंस is grappling with entrenched economic distress that worsened after Israel's bombing campaign in June 2025. Iran, long battered by stringent Western sanctions, ईरान बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से वेस्टर्न यानी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस, बैन्स, प्रिवेंटिव एक्शन से हिट हुआ है, अटैक हुआ है, असॉल्ट हुआ है। इज ग्रैपलिंग विद एंट्रेंच्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, वो अभी भी क्या कर रहा है, निकलने की बाहर कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, वहां पर जो आर्थिक मंदी की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन और कोलैप्सिंग ऑफ रियाल है, उन प्रॉब्लम से जिनसे घिरा हुआ है, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जूझ रहा है। Grappling simply means it is struggling with, it is trying to come out of, it is fighting with. एंड ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। वर्सेंड, वर्स कंपैरेटिव एडजेक्टिव है और इसको हमने वर्ब बना दिया ईडी लगाकर, वर्सेंड मींस हो गया और भी ज्यादा खराब हो गई है। इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग किए जाने 2025 जून में इजराइल द्वारा बॉम्बिंग किए जाने के बाद ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। In December, the government raised fuel prices and rolled back some food subsidies. और दिसंबर में गवर्नमेंट ने क्या किया, जून 2025 में ये हुआ। और दिसंबर में ईरान की गवर्नमेंट ने फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा दिया एंड रोल्ड बैक सम फूड सब्सिडीज, और कुछ इसेंशियल फूड आइटम्स पे गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी, जो प्राइस में छूट देती थी। सब्सिडी का मतलब होता है, मान लीजिए मार्केट में किसी चीज का प्राइस 12 है, तो गवर्नमेंट उस चीज को सब्सिडाइज कर दे, यानी बाजार में 10 रुपए पे अवेलेबल करा दे। अब ये जो लॉस है, जो लोग गवर्नमेंट को बेच रहे हैं या जो जनता को चीजें 10 रुपए में बेच रहे हैं 12 की जगह, उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, गवर्नमेंट कर दे 2 रुपए के लॉस की भरपाई, तो वही सब्सिडी कहलाता है, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि गवर्नमेंट ने पहले तो फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा दिया और उसके बाद जो फूड पर सब्सिडी थी देती थी गवर्नमेंट, उसको रोल बैक कर दिया। तो ये कैसे रोल बैक कैसे हुआ, देखिए ये एक चटाई बिछी हुई है, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, दोबारा फोल्ड कर रहे हो, घड़ी कर रहे हो, इसे बोलेंगे, इस एक्शन को क्या बोलेंगे, रोल्ड बैक, वापस से ले लेना। A move that combined with surging prices of essentials ignited public anger. ये कदम ऐसे थे जो मिल गए एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस के साथ, बढ़ते हुए प्राइसेस के साथ मिलकर इन्होंने जनता में गुस्सा पैदा कर दिया, जनता में गुस्सा पैदा कर दिया। क्लियर हो गया, बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस और फूड सब्सिडी को गवर्नमेंट द्वारा वापस लिए जाना, इनके साथ चीजों के प्राइस का लगातार बढ़ना, इन्होंने गुस्सा पैदा कर दिया जनता के बीच। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट लास्ट वीक, और जो प्रदर्शन हो रहे थे, ये आप देख रहे हो, द पीपल आर होल्डिंग द फ्लैग्स, द प्लैकर्ड्स इन देयर हैंड्स। इन्हें प्लैकर्ड बोलते हैं जब भी किसी चीज पर, किसी पेपर के टुकड़े पर या एक हार्ड पेपर पर आप कुछ लिखकर मैसेज देना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लैकार्ड, PLACARD। क्लियर हो गया। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी तक वो शांत थी, अभी तक वो सिर्फ स्ट्राइक का फॉर्म था। स्ट्राइक का मतलब जैसे ये कह देना कि आज मार्केट बंद रहेगा, आज हम काम नहीं करेंगे, उसे स्ट्राइक बोलेंगे। लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गई, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और वो धीमे धीमे वायलेंट हो गए लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। वायलेंट सिंपली मीन्स व्हेन there is a damage of life and property, when there is a damage of life and property, ठीक है, prompting a brutal state crackdown, और इसलिए ईरान की गवर्नमेंट को उसे क्रश करने के लिए कदम उठाने पड़े। क्लैम्प डाउन, क्रश, ट्रैम्पल करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, ब्रूटल यानी अगेन वायलेंट, क्रूअल, मर्सिलेस कदम उठाने पड़े। राइट ग्रुप्स इन द यूएस एंड द नॉर्वे right groups in the US and Norway claim that hundreds of protesters were killed. राइट ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी कंट्री में ये अगर पार्लियामेंट है तो जो चूजन गवर्नमेंट होती है, चूजन गवर्नमेंट मतलब जो कि रूल में है, ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ बैठती है पार्लियामेंट में, राइट में, और जो ऑपोजिशन होती है वो कहाँ बैठती है, लेफ्ट में। तो इसीलिए इनको बोला जाता है राइट, यानी कि गवर्नमेंट को, और ऑपोजिशन को बोला जाता है लेफ्ट। अब ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो राइट ग्रुप्स का मतलब हो गया रूलिंग गवर्नमेंट। यूएस और नॉर्वे की रूलिंग गवर्नमेंट ने ये दावे किए हैं कि हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स को मारा गया है ईरान की गवर्नमेंट द्वारा, वाइल ईरान स्टेट मीडिया रिपोर्टेड दैट डजन्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड बाय द रायटर्स। जबकि ईरान की स्टेट मीडिया का मतलब यहाँ पे किसी राज्य नहीं है, यहाँ पे नेशन है। ईरान की मीडिया द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि डजन्स यानी दर्जनों सिक्योरिटी पर्सनल्स को राइटर्स ने मार डाला है। दोनों में कंट्राडिक्शन है, इजंट इट। ईरान की स्टेट मीडिया यानी कि जो इंटरनल है वो क्या रिपोर्ट कर रही है, वो रिपोर्ट कर रही है कि राइटर्स ने सिक्योरिटी पर्सनल को मारा है, और जो बाहर के राइट ग्रुप्स हैं यूएस के और नॉर्वे के, वो क्या कर रहे हैं कि स्टेट ने प्रोटेस्टर्स को मारा है, ठीक है। उल्टा है, ईरान हैज वेदर्ड इंटरनल अपहीवल्स बिफोर एंड हैज रिपीटेडली फेस्ड एक्सटर्नल एग्रेशन। ईरान, वेदर्ड का मतलब होता है उसने सक्सेसफुली हर तरीके के डैमेज को सहा है, अटैक को सहा है, और अभी भी सरवाइव कर रहा है, ठीक है। इसने बहुत सारे इंटरनल अपहीवल्स, अपहीवल्स का मतलब होता है इंस्टेबिलिटी, चैलेंजेस को सहा है, पहले भी सहा है, एंड हैज रिपीटेडली, और लगातार दूसरे देशों से एग्रेशन, एंगर और वायलेंस को अभी भी ये फेस कर रहा है। मोस्ट रिसेंटली द इजरायली अमेरिकन अटैक इन जून, जिसमें सबसे ज्यादा जो रिसेंट पास्ट में हुआ है वो इजराइल और अमेरिका द्वारा जून में हमला है। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी तक बहुत सारे इंटरनल एग्रेशन को और एक्सटर्नल एग्रेशन को सहकर ईरान सक्सेसफुली बाहर आया है। और अगर हम बात करें कि इनमें सबसे ज्यादा लेटेस्ट कौन सा है, रिसेंट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो इजराइल और अमेरिका द्वारा अटैक जो जून में किया गया।
बट वॉट मेक्स अ क्राइसिस नाउ डिस्टिंक्ट इज द कन्वर्जेंस ऑफ बोथ. लेकिन अब जो इस क्राइसिस को, समस्या को, डिफिकल्टी को, प्रॉब्लम को और ज्यादा डिस्टिंक्ट, नोटेबल, रिमार्केबल बना देता है, वो दोनों तरफ से कन्वर्जेंस का होना है. कन्वर्जेंस मतलब किसी चीज का मिल जाना. द थिंग्स आर कन्वर्जिंग. विंड्स जब कन्वर्ज होती हैं यानी दे आर मर्जिंग इनटू वन. ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब द थिंग्स मर्जिंग इनटू वन. डोमेस्टिक अनरेस्ट अनफोल्डिंग, यानी कि जो लोगों में घरेलू अनरेस्ट, डिससेटिस्फेक्शन है ईरान की पब्लिक में, वो धीमे धीमे अब अनफोल्ड हो रहा है. ये कोई चीज है फोल्डेड, अनफोल्ड का मतलब होना है अब उसका खुल जाना. वो निकल के सामने आ रहा है, एक्सपोज हो रहा है, लोगों का रिजेंटमेंट ओपन हो रहा है. ठीक है, विद द थ्रेट, अलोंग विद द थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन. किसके साथ में? बाहर से या इंटरनेशनल लेवल पर इंटरफेरेंस की धमकी भी मिल रही है. इंटरनल वायलेंस प्लस एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरवेंशन, दोनों चीजें मिल रही हैं. On January 13, US President Donald Trump, who had repeatedly threatened to make a military intervention, urged the protesters to take over Iran's institutions and said, help is on its way. जनवरी 13 को डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियरली कहा है, बार बार कहा है, धमकी दी है कि वो मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे, अपनी मिलिट्री को ईरान में भेज देंगे और इस तरीके से दखलंदाजी करेंगे. उन्होंने प्रोटेस्टर को ये अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है that they should take over Iran's institutions. All the government offices of Iran should be taken over by the protester. They should be taken into control. ठीक है, the protesters should take Iranians offices into their own control and possessions. और ये भी कहा है कि मदद रास्ते में है. जब हम ये कहते हैं ना कोई रास्ते में है, तो उसका मतलब क्या होता है? घर से निकल चुका है, ठीक है, और डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला है. इसका मतलब यूएस से हेल्प ऑलरेडी रास्ते में है, पहुंचने वाली है, यूएस से निकल चुकी है. ओके, नेक्स्ट, ईरान पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज अनसस्टेनेबल. ईरान की जो इस समय पॉलिटिकल सिचुएशन है और इकोनॉमिक सिस्टम है, दोनों अनमैनेजेबल, अनमेंटेनेबल हो रहे हैं. पॉलिटिकल को क्यों बोला है? बिकॉज the people of Iran, they are protesting against the policies of the government, and in particular they have talked about the collapsing of rial and soaring inflation, soaring prices of essentials. When I say essentials, तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या होगा? all those items जो सर्वाइवल के लिए मस्ट हैं, जो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि फूड, वाटर. ठीक है, ये एसेंशियल आइटम्स में आते हैं. क्लोथिंग टू सम एन एक्सटेंट, ये एसेंशियल आइटम्स में है. तो जब इन सब चीजों का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या हो गया? लोगों का रिजेंटमेंट होना शुरू हुआ, और इसलिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? अनमैनेजेबल और अनमेंटेनेबल हो गया है. रिपीटेड प्रोटेस्ट्स हैव एक्सपोज्ड स्ट्रक्चरल वीकनेसेस. लगातार होने वाले जो विरोध हैं, उन्होंने, स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया जो यहाँ का स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो कमजोरियां हैं उन्हें उजागर किया है, उन्हें शोकेस कर दिया है, उन्हें रिवील कर दिया है. व्हाइल द स्टेट हैज शोन लिटिल कैपेसिटी टू एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंस, जबकि स्टेट ने इन इनजस्टिस और रॉन्ग जो जनता के साथ हुआ है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं, सब्सिडी को काट दिया गया है, हटा दिया गया है, उनको एड्रेस करने के लिए जो सरकार है उसमें ताकत ही नहीं है. लिटिल और अ लिटिल डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा. अगर आप अभी तक ये समझते रहे हैं कि लिटिल का मतलब सम होता है, तो ऐसा नहीं है. अ लिटिल का मतलब सम होता है, जबकि लिटिल एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन है. व्हेन आई से नेगेटिव, देन इट मीन्स नॉट मच. इफ आई से देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, इट मीन्स there is hardly any water in the glass, मुश्किल से ही पानी है. When I say there is a little water in the glass, then a little means कि there is some water in the glass. So अगर ये पिक्चर है, तो ये पिक्चर लिटिल नहीं और लिटिल पे फिट बैठती है. क्लियर हो गया? तो यहाँ लिटिल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? ईरान में ताकत ही नहीं है कि वो जनता के साथ जो भी वहां गलत हुआ है उन सबको एड्रेस कर पाए, उनको ठीक कर पाए. But the solution is not another bombing campaign.
लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, लेकिन जो इस चीज का सॉल्यूशन है वो ये नहीं है कि दोबारा से एक बम फेंक दो ईरान पर, ठीक है, दोबारा से बम फेंकने शुरू कर दीजिए आप ईरान पर. While Iran's rulers are under pressure, it is wrong to assume that they are internally isolated. मान लेते हैं कि ईरान के जो रूलर्स है, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत प्रेशर में है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से, लेकिन ये मान लेना कि वो इंटरनली आइसोलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड हैं, अकेले पड़ गए हैं, ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, ये तीनों अलग अलग पड़ गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मान लेना गलत है, बल्कि ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. समझ में आ गया? रिस्क प्लंजिंग द रीजन, यहां पर ये सॉरी दिस पेज वाज लेफ्ट आई थिंक, यस. About 30 million people, roughly 50% of the electorate, voted in the 2024 presidential election. टोटल इलेक्टोरेट की जो कैपेसिटी थी उसके लगभग 50% ने, यानी 30 मिलियन लोगों ने 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट किया था. On January 12, thousands of Iranians took to the streets in pro-government rallies. और जनवरी 12 को हजारों ईरानियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में सड़क पर रैलीज में उतर आए. व्हाट डज द टर्म रैली मीन्स? रैली सिंपली मीन्स मार्चिंग ऑन द स्ट्रीट्स इन ऑर्डर टू शो सपोर्ट और फॉर सम कॉज. ठीक है, तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में हजारों लोग जनवरी 12 को सड़कों पर उतर आए, रैलीज उन्होंने की. डिस्पाइट द इजरायली बॉम्बिंग, सस्टेन्ड प्रोटेस्ट एंड मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट्स, there are no visible cracks in the loyalty of the security apparatus. इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग किए जाने के बावजूद, लगातार जारी, सस्टेन, मेंटेन्ड, परसिस्टेंट विरोध के बावजूद, धरने प्रदर्शन के बावजूद जो कि ईरान में हो रहे हैं, और मिस्टर ट्रम्प की धमकियों के बावजूद भी अभी तक किसी भी तरीके का कोई क्रैक नजर नहीं आ रहा है ईरान के सिक्योरिटी apparatus में. मतलब ईरान की जो सिक्योरिटी है, वो उसके जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अनलाइक वेनेजुएला, आपने सुना होगा ना कि वेनेजुएला में जो सिक्योरिटी पर्सनल था उसी ने मादुराओ को धोखा दिया, इसीलिए यूएस वाज एबल टू अबडक्ट मादुराओ वेरी मच फ्रॉम वेनेजुएला. क्लियर है? An American attack aimed at forced regime change would risk plunging the region into deeper chaos or throwing Iran into prolonged cycles of violence. अगर an American attack aimed at forced regime change, अगर कोई अमेरिका अटैक कोई करता है, और वो क्यों कर रहा है? ताकि ईरान में वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को चेंज कर पाए. रेजिम चेंज का मतलब होता है पॉलिटिकल चेंज, या गवर्नमेंट को चेंज कर पाए. ठीक है, जबरदस्ती, फोर्स्ड भी लिखा हुआ है, जबरदस्ती कर पाए. इससे क्या होगा? इससे उस पूरे के पूरे रीजन को वो धकेल देगा एक डीपर केओस में. डीपर का मतलब और भी ज्यादा, केओस, अ सिचुएशन ऑफ परप्लेक्सिटी, कंफ्यूजन. डीपर केओस मींस कंफ्यूजन, एक और ज्यादा कंफ्यूजन वाले स्टेट में वो ईरान को धकेल देगा. ठीक है, और थ्रोइंग ईरान इनटू प्रोलॉन्ग्ड साइकिल ऑफ वायलेंस, और वो ईरान को एक लंबे समय तक चलने वाले वायलेंस की साइकिल में धकेल देगा, फेंक देगा. देखिए, साइकिल इज लाइक दिस सर्कुलर. ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता, आप इससे बाहर नहीं आ सकते. साइकिल का मतलब इसका कोई एंड नहीं है, आप इससे बाहर निकल के नहीं आ पाएंगे. वंस यू आर कॉट इनटू अ साइकिल, यू विल रिमेन एंटेंगल्ड, यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट. समझ में आ गया? साइकिल का एंड नहीं होता, कहीं पर कोई सिरा खुला हुआ नहीं है. ओके, कोई किनारा नहीं है. Instead of liberation from the tyranny of theocracy, a war would bring more suffering to the people. तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि रिलीजियस गवर्नमेंट की डेस्पोटिक और डिक्टेटरशिप से ईरान को आजादी दिला देंगे, तो उसकी जगह क्या होगा? एक वॉर जो है वो लोगों के लिए और भी ज्यादा मुसीबतें लेकर आएगा. Anyone with even a cursory understanding of US invasions in Afghanistan, Iraq and Libya knows that regime changes
change wars to not resolve internal political crisis. कोई भी इंसान जिसे थोड़ी सी भी यूएस के द्वारा अफगानिस्तान, इराक और लिबिया पर जो इन्वेजन्स किए गए थे उनकी समझ है, तो वो बता सकता है कि वॉर्स और रिजीम चेंज जो है, ठीक है, या गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए जितने भी वॉर अमेरिका ने किए हैं, उनसे इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस कभी भी सॉल्व नहीं हुई है. Yet, the US appears prepared to repeat the discredited and dangerous path. तब भी ऐसा लग रहा है कि यूएस पूरी तरह से तैयार है दोबारा से उसी डेंजरस पाथ पर जाने के लिए जिस पर उसे कभी क्रेडिट नहीं मिला, जिस पर उसे कभी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला. ये नहीं कहा गया कि नहीं जी आपने सही किया. तब भी उसी डेंजरस खतरनाक रास्ते पे यूएस जाने को तैयार है, मतलब मिलिट्री इंटरवेंशन करने के लिए तैयार है, बॉम्बिंग करने के लिए तैयार है. Those genuinely concerned about the well-being of Iran should instead press for engagements with its rulers. तो जो लोग वास्तव में actually with their honest heart चिंता करते हैं कि ईरान सुरक्षित रहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें बॉम्बिंग, वॉर, इन सब की जगह, मिलिट्री इंटरवेंशन की जगह इंटरनल एंगेजमेंट्स पर फोकस करना चाहिए. या एंगेजमेंट्स पे, इंटरनल नहीं है, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ एंगेजमेंट की बात हो रही है. एंगेजमेंट्स पर फोकस करना चाहिए. दो पार्टीज आमने सामने बैठें और बातचीत करें. बातचीत में इन्वॉल्व होने को क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट बोलते हैं. To sit on a table and both the sides, the demands and the conditions are put forward and then बातचीत शुरू की जाए रूलर्स के बीच में एंड एनकरेज मीनिंगफुल रिफॉर्म. और उन्हें जो मीनिंगफुल रिफॉर्म्स हैं, जो ईरानियन रियाल करेंसी है वो लुढ़क रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उन पर उन्हें मीनिंगफुल रिफॉर्म, सुधार लानी चाहिए जिससे इन चीजों को रोका जा सके. What Iran needs is quick, credible change to address its economic, political and social crisis. ईरान को अभी किस चीज की जरूरत है? बहुत जल्द क्रेडिबल चेंजेस किए जाएं, इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस को एड्रेस किया जाए. अ टास्क तेहरान कैन अंडरटेक ओनली विद फॉरेन असिस्टेंस. साथ में एडिटर ने यहाँ भी कह दिया है क्लियरली कि फॉरेन असिस्टेंस के बिना तेहरान ये काम कर ही नहीं सकता, अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल क्राइसिस को निपटा ही नहीं सकता है. ठीक है, नॉट विद अनदर इंपीरियल वॉर. लेकिन इस काम के लिए किसी दूसरे इंपीरियल वॉर की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द टर्म इंपीरियल? मींस एन एक्ट ऑफ अ कंट्री टू इन्वेड और टू अटैक another country so as to merge it into its territory. अपने टेरिटरी में मिलाने के लिए जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करता है, मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, तो उसे एक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म कहा जाता है. क्लियर हो गया? चलो, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वाज द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द प्रोटेस्ट दैट बिगेन. इमीडिएट ट्रिगर क्या था? क्लियरली उन्होंने बताया कि लोकलाइज स्ट्राइक शुरू की थी शॉपकीपर्स ने बिकॉज ऑफ द कोलैप्सिंग ऑफ रियाल, है ना. तो ये सीधे सीधे यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में आंसर मिल रहा है, कोलैप्स ऑफ रियाल एंड राइजिंग इन्फ्लेशन. डायरेक्ट आंसर है, इट्स वेरी इजी. क्या ट्रिगर था? किस चीज ने लोगों को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया, या प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुई? और यहाँ लिखा भी है ग्रांड बाजार में, तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान. क्लियर हो गया? 2. Which of the following factors contributed directly to intensifying public anger in December? दिसंबर में जो पब्लिक एंगर बहुत इंटेंसिफाई हो गई, किन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया था? फैक्टर्स, नॉट फैक्टर. ठीक है. न्यूक्लियर नेगोशिएशन की पूरे पैराग्राफ में, पैसेज में कहीं बात नहीं है. फ्यूल प्राइसेस हाइक्स एंड रोल बैक ऑफ फूड सब्सिडीज, क्लियर कट है. फ्यूल के प्राइसेस बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, और जो फूड सब्सिडीज दे रही थी उनको वापस ले लिया. उसकी वजह से ये दोनों पब्लिक रिजेंटमेंट का कारण बन गए. 3. According to the passage, what distinguishes the present crisis in Iran from the previous upheavals? क्या चीज है जो पहले वाली क्राइसिस को और अभी की पहले वाले अपहीवल्स को और अभी की जो क्राइसिस ईरान में पैदा हुई है उनको डिस्टिंग्विश करती है, उनको अलग करती है? ठीक है. स्केल ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शन की तो बात ही नहीं हुई है. सिर्फ यूएस ने बोला है कि द हेल्प इज ऑन द वे, प्रोटेस्टर्स को बोला है, सारे ईरानियन
इंस्टीट्यूशंस को, ऑफिसर्स को अपने कब्जे में ले लो। बाकी किसी भी दूसरे देश ने कुछ भी नहीं बोला है इस पैसेज के अंदर, ठीक है। दिस इज नॉट द आंसर। सिवियरिटी ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, देखिए इकोनॉमिक डिस्ट्रेस अकेले ये है तो सही कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है ईरान में, लेकिन इसके अलावा भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि अकेले यही पॉइंट यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है। आपको पता है यहाँ पर कन्वर्जेंस की बात करी है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के साथ एक्सटर्नल इंटरवेंशन की धमकियां दोनों इस समय मिल गई हैं, मर्ज हो गई हैं। तो यहाँ सिर्फ एक पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है। लुक फॉर बेटर ऑप्शन ऑल्सो इफ इट इज देयर। Simultaneous domestic unrest and external threat. Yes, we were looking for it, isn't it? Question number 4. What inference can be drawn about the loyalty of Iran's security forces? ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में क्या इन्फरेंस ड्रॉ की जा सकती है, क्या समझा जा सकता है? दे आर शोइंग विजिबल साइंस ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब डिसलॉयल्टी, ऑपोजिट हो गया ये, है ना। दे आर इंटरनली डिवाइडेड, ये भी ऑपोजिट हो गया, क्योंकि वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि कोई भी विजिबल साइन ऑफ क्रैक इज नॉट देयर in the security apparatus of Iran, right? So this is also not the answer. They remain largely loyal to the regime. Regime means government. Yes. ठीक है? Focus C. What does the author argue against a US-led military intervention? अगर US ने एक military intervention किया तो इसके against, इसके खिलाफ ऑथर ने क्या पॉइंट रखा है? ईरान possesses strong nuclear deterrence. देखिए, अगर आप इस पैसेज के बाहर जाएंगे, एडिटोरियल के बाहर जाएंगे, तो ये एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऑथर पर फोकस करना है। ऑथर ने क्या आर्ग्यू किया है? regime change wars have historically failed. Yes, the author has given us examples of US invasion in Afghanistan, Iraq and Libya, and he has told us कि उनसे कोई भी डिस्प्यूट या इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन में सुधार नहीं आया। हिस्ट्री ने ये दिखाया है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following text reflects the author's view on Iran's political system? ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कौन सी चीज ऑथर के व्यू को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाती है? इट इज स्टेबल बट इकोनॉमिकली स्ट्रेन्ड। ये स्टेबल तो है लेकिन स्ट्रेन्ड यानी इकोनॉमिकली पूरी तरह से स्ट्रेन्ड है, मतलब ऐसा लग रहा है इसमें अब कुछ बचा नहीं है, इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा चुका है। देखो, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों चीजों में एक वर्ड यूज किया है, अनसस्टेनेबल। ईरान की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल, और देखिए मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ किस जगह पे, ये देखिए यहीं पर लिखा है, सबसे ऊपर वाला सेंटेंस आप देखिए, ईरान पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज अनसस्टेनेबल। ठीक है, मिल गया आंसर आपको, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि अनसस्टेनेबल बोले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बी, इट इज सस्टेनेबल विद लिमिटेड रिफॉर्म्स। ये सस्टेनेबल है लेकिन लिमिटेड रिफॉर्म्स के साथ है। आई एम सो सॉरी। सी, इट इज अनसस्टेनेबल एंड रेसिस्टेंट टू चेंज। ये अनसस्टेनेबल है, एक बात तो सही हो गई, जो अभी हमने पढ़ा था पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है, लेकिन रेसिस्टेंट टू चेंज ये कहीं नहीं लिखा है कि चेंज नहीं करेगा, अपने आप को चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ठीक है। डी, इट इज आइसोलेटेड बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। इंडिया का जो ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम है वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अलग पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है। सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा बता नहीं पाया था आपको कि इट इज सस्टेनेबल विद लिमिटेड रिफॉर्म्स। सस्टेनेबल है ही नहीं ना, अनसस्टेनेबल रिपीटेडली यहाँ पर बोला है, और क्लियर कट मैंने आपको अभी सेंटेंस दिखाया था। ठीक है। द मेंशन ऑफ अफगानिस्तान, इराक एंड लीबिया सर्व्स टू हाईलाइट। अफगानिस्तान, इराक और लीबिया का जो मेंशन है वो क्या दर्शाता है? सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन? नो। कि रेजीम चेंज सक्सेसफुल रहा है। जस्टिफिकेशन फॉर इंटरवेंशन, ये दर्शाने के लिए कि यूएस ने जो इंटरवेंशन किया था वो सही था? नहीं, क्लियर कट बोला है कि नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर वॉर, वॉर के बाद इकोनॉमिक रिकवरी हो गई? नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा करके यूएस जो है वो
ईरान को एक ऐसी वायलेंस की साइकिल में धकेल देगा जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, राइट। द फेलियर ऑफ रिजीम चेंज वॉर्स, रेजीम को चेंज करने वाले जितने भी वॉर्स हुए हैं उनसे असफलता ही हाथ लगी है, ठीक है। आप इस सेंटेंस को जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है, इन्हीं वर्ड्स में मेंशन्ड है कि वॉर्स अनसक्सेसफुल रहे हैं, एक एक ऐसे डेंजरस पाथ पर जा रहा है जिसमें सक्सेस मिलने के चांसेस कम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज presented as the most viable solution to Iran's crisis, सबसे ज्यादा उपयुक्त, suitable, most appropriate सॉल्यूशन क्या है ईरान की क्राइसिस का? वाइबल का मतलब होता है मोस्ट सुटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। इमीडिएट ओवरथ्रो ऑफ द रूलिंग रेजिम, आप इसी समय गवर्नमेंट को टॉपल कर दें। ओवरथ्रो का मतलब होता है गवर्नमेंट को हटा देना, ओवरथ्रो कर देना, टॉपल डाउन कर देना, तो ये तो बोला ही नहीं है ना। बी इंटेंसिफाइड सैंक्शंस, उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, इंटरनेशनल बॉडीज जो है उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, ये भी कुछ नहीं है। फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन, मिलिट्री को अपनी कंट्रीज की भेज दो ईरान के अंदर, ठीक है, ये भी नहीं है, वो खुद ही मना कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। डी एंगेजमेंट विद रूलर्स एंड मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, की इंटरनेशनल बॉडीज को या इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को ईरान के रूलर्स के साथ बातचीत में एंगेज होना चाहिए, और जो सुधार जरूरी है, जिनसे वास्तविक सुधार होगा, उन चीजों के ऊपर the people should discuss. So this is herein we are going to say an end to this session. Thank you very much and have a nice day.